बॉलीवुड मतलब सपनों की दुनिया। न जाने कितने सुनहरे ख्वाब को हकीकत में बदलते देखने का संसार। थिएटर के उस घुप अंधेरे में दाखिल होता दर्शक 3 घंटे बड़े पर्दे पर चलती फिरती कहानियों में ऐसा खो सा जाता है कि वो अपने सारे दुख दर्द तकलीफ उलझने सब कुछ भूल जाता है। मगर पिछले कुछ समय से इस दर्शक की दिलचस्पी बॉलीवुड की कहानियों में कम होती जा रही है। उसके सामने दक्षिण भारतीय फिल्मों और ओटीटी ने कंटेंट का ऐसा कमाल पेश किया है कि बॉलीवुड उसके आगे फीका दिखने लगा है। मगर ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड कमबैक नहीं कर रहा। तमाम खामियों के बावजूद इवेंट फिल्में चल रही हैं। मेगा प्रोजेक्ट वाली कहानियां भी बड़े पर्दे पर कमाल कर रही हैं। मगर 2019 में जो बॉलीवुड कमाई के रिकॉर्ड बना रहा था, कीर्तिमान बना रहा था, वो अब चंद फिल्मों की कमाई के सहारे ही सक्सेस का दावा कर रहा है, सक्सेस की इबारत लिखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि इकोनॉमिक्स कहां गड़बड़ाया, कैसे गड़बड़ाया और किस तरह से चीजें हो रही हैं। हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे, मगर आपको एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। एक के बाद एक हिट होती दक्षिण भारतीय फिल्मों ने बॉलीवुड के पुराने कंटेंट और बिजनेस मॉडल को आईना सा दिखा दिया है। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड की फिल्में बिल्कुल भी नहीं चल रही, मगर कंटेंट और तकनीक के मामले में साउथ की फिल्मों पर दर्शक ज्यादा मेहरबान हैं और इस बात की गवाही अब आंकड़े भी दे रहे हैं। सिनेमा की तकदीर और तस्वीर बदल चुकी है। जिन दर्शकों के दिलों पर कभी बॉलीवुड फिल्में राज किया करती थीं, वहां साउथ ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। भाषाई बंधन को लांघते हुए दक्षिण की फिल्में हिंदी हार्टलैंड के मास पॉकेट्स में अपना दायरा बढ़ा रही हैं। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे हैं कि कामयाबी की कहानी लिखने में बॉलीवुड साउथ से काफी पीछे जा रहा है। यही नहीं, साउथ ने तो हॉलीवुड को भी कड़ी टक्कर दे रखी है। 2019 में बॉलीवुड में 5,000 करोड़ का बिजनेस किया था। कलेक्शन का आंकड़ा कुल बॉक्स ऑफिस का 45% था। वहीं 2022 में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन घटकर 33% पर जा पहुंचा। 2022 में बॉलीवुड ने सिर्फ 3500 करोड़ का कारोबार किया। 2019 में बॉलीवुड की जहां 42% फिल्में हिट रहीं, तो 2022 में हिट का हिस्सा घटकर रह गया सिर्फ 7%। 2019 में थिएटर जाने वाले दर्शकों की संख्या यानी कुल फुटफॉल 34 करोड़ रहा। 2022 आते आते फुटफॉल का आंकड़ा 19 करोड़ तक सिमट गया। कंटेंट की मास बेल्ट में साउथ की धमक से बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेचैनी का माहौल है। साउथ की सुपरहिट रीमेक फिल्में भी बॉलीवुड में कमाल नहीं दिखा पा रही। इस बीच बड़ी फिल्में जैसे सूर्यवंशी, गंगूबाई काठियावाड़ी, पठान, दृश्यम 2, भूल भुलैया 2 और तू झूठी में मक्कार ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा, लेकिन ये सारी फिल्में इवेंट फिल्में थी। ऐसे में सवाल अभी भी बड़े पैमानों पर हर महीने फिल्मों के हिट होने का है। आखिर कहां हो रही है बॉलीवुड से गलती? कैसे होगा टिकट खिड़की पर चमत्कार? ये बड़ा सवाल है। मुंबई से प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। तो इस स्टोरी के जरिए, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर जो बॉलीवुड 2019 तक एक तेज रफ्तार के साथ दौड़ रहा था, उसमें हम 2020 और 21 जो कि कोरोना का दौर था, इसमें अगर इसको डिस्काउंट भी दे दें तो 2022 में आखिर क्या स्थितियां पैदा हुई हैं, क्या आखिर मजबूरियां रही हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से इस तरह का आंकड़ा हमारे सामने आ रहा है। 2023 के 3 महीने बीत चुके हैं और इन 3 महीनों में अगर हम बहुत सिग्निफिकेंटली देखें तो केवल 2 फिल्मों का नाम जहन में आता है। एक तो पठान और दूसरी फिल्म है तू झूठी में मक्कार। पठान जो है उसने ब्लॉकबस्टर रही है, लेकिन तू झूठी में मक्कार 200 करोड़ के ऊपर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जरूर रहा है इस फिल्म का, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि इसको हिट और सफलता के पैमाने में लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके बजट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो आज हम दरअसल इसी पर चर्चा करेंगे कि एक रेट्रोस्पेक्टिव होना जरूरी है, एक इंट्रोस्पेक्शन जो है वो बॉलीवुड को ये जरूरत है। ओटीटी भी लगातार कंटेंट के मामले में चैलेंज कर रहा है। तो इन सब पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ हैं पंकज जयसिंह साहब, जो कि सीईओ हैं
डिस्ट्रीब्यूशन में यूएफओ मूवीज इंडिया से। पंकज जयसिंह सर, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और हमारे साथ जाने माने फिल्म और ट्रेड एक्सपर्ट अमित कर्ण भी जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो चीज़ मैं देख रहा हूँ पंकज सर, वो ये है कि 2019 के अगर मैं आंकड़े आपके सामने पेश करूं तो डेटा कहता है कि साहब लगभग 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं, 5 फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने सुपरहिट की हैसियत हासिल की। इनमें से लगभग 11 फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने हिट का तमगा हासिल किया। लगभग इतनी फिल्में रहीं जिन्होंने एवरेज की बाउंड्री को क्रॉस किया। अब 2020 और 21 का डिस्काउंट निकाल दीजिए, ये कोरोना काल को निकाल देते हैं। 2022 में हम आते हैं। 2022 में हम देखते हैं कि ब्लॉकबस्टर के नाम पे जो कि 200% जिसका कलेक्शन रहा है वो केवल एक फिल्म होती है, वो भी इवेंट फिल्म है। और बाकी सभी फिल्में या तो एवरेज कैटेगरी में आ रही हैं या फ्लॉप की श्रेणी में आ रही हैं। कुल 40 फिल्में इस दौरान फ्लॉप हुई हैं। अब 2023 में हम आ रहे हैं। 2023 के 3 महीने गुजर चुके हैं और मेरे ख्याल से केवल पठान का एक जिक्र आ रहा है जिसने 1000 करोड़ के ऊपर कारोबार किया है। बाकी फिल्में कुछ अच्छा कर भी रही हैं लेकिन हिट वाली हैसियत नहीं हासिल कर पा रही हैं। कहां मुश्किल हो गई है बॉलीवुड के हिसाब से आपको नजर में आ रहा है? क्योंकि साउथ की तरफ से जो भी कुछ कंटेंट आ रहा है उसे दर्शक हाथों हाथ ले रहे हैं, कम से कम मास पॉकेट्स में। काफी अच्छा एनालिसिस करके रखा था आपने। सिर्फ एक और चीज इसमें ऐड कर दूं मैं कि हर साल अबाउट 1500 पिक्चरें रिलीज होती है। हर साल अप्रोक्सीमेटली 1500 पिक्चरें रिलीज होती है, अप्रोक्सीमेटली 30 लैंग्वेज में। एंड टॉप 10 में है हिंदी, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम, जो तकरीबन अबाउट 250 मूवीज हर एक लैंग्वेज में होती है। अभी जब भी आपने 2022 की मेरे से बात कर रहे हो तो 2022 में देखिए वी हैड केजीएफ विच वाज अपना कन्नड़ा पिक्चर था, आरआरआर तेलुगु पिक्चर है। एट द सेम टाइम अपने पास में कश्मीर फाइल्स था विच इज अ हिंदी मूवी। तो एंड अपने पास में था अवतार विच वाज अ हॉलीवुड मूवी। सब लैंग्वेजेस की मूवी अपने हिसाब से चल रही है। इसमें बदलाव क्या है कि द मार्केट हैज मैच्योर्ड। आदमी लोग के पास में अच्छी चॉइसेस मिल गई है उनके लिए और मार्केट हैज मैच्योर्ड, सो दे आर लाइकिंग ऑल टाइप्स ऑफ मूवीज। सो दैट इज द चेंज। बिल्कुल बिल्कुल। और वो वही हम समझना चाह रहे हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया कि इसमें हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम सिनेमा को भी जोड़ लें तो इनका जो मार्केट शेयर है और खासतौर पे तमिल और तेलुगु का कंबाइंड मार्केट शेयर जो है वो इस वक्त भारी पड़ रहा है बॉलीवुड पे। और मेरे ख्याल से फिल्म बिजनेस के लोग भी इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अमित, क्या चीज़ें चर्चाएं चल रही हैं? कुछ दिनों पहले हमने खबरें ये भी सुनी कि बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो मेकर्स हैं, वो अब रीमेक को रिजेक्ट कर चुके हैं। जो फिल्में पहले से ही पाइपलाइन थी उनको कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। ये सब चर्चाएं हम सुनते हैं कि कहानियों पर काम हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच जब अच्छी कहानियां बॉलीवुड की ओर से पर्दे पर आती हैं और छोटे बजट की, तो एक तमगा लग रहा है कि साहब ये तो ओटीटी के लिए ठीक हैं, ये बड़े पर्दे के लिए नहीं है। क्या ये बैलेंस बिठाने में मुश्किलात हो रही हैं बॉलीवुड को? बिजनेस पर्सपेक्टिव से चैलेंजेस क्या भारी हैं? सबसे पहले जो बुनियादी चीजें हैं जिनकी वजह से हमारी ऑडियंस कहाँ शिफ्ट हुई है उसे हमें समझना होगा। जिस तरीके से टीवी पर जो मतलब रेटिंग होती थी, टीआरपी होती थी सीरियल्स को, जो उसका पैमाना दूसरा होता था। अब किनके हाथ में वो चीज आ चुकी है? कौन डिसाइड कर रहे हैं कि अनुपमा की टीआरपी हाई होगी और किसकी टीआरपी कम होगी? ठीक वो शिफ्ट हमारी हिंदी बेल्ट में भी ऑडियंसेस के पास हो चुका है और ये 2015 के बाद से शुरू हो चुका था, बाहुबली के बाद से, कि जो हमारी ऑडियंस है वो साउथ का कंटेंट पसंद करने लग गई थी, उनका टेस्ट डेवलप हो रहा था। रही सही कसर जो थी वो कोविड कालखंड के लॉकडाउन पीरियड ने कर दी, जिसमें हमारी ऑडियंस ने साउथ की फिल्मों को भी जमकर देखा। साथ ही जो डब कंटेंट था साउथ का वो हमारे मास पॉकेट्स में, जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, वहां के ऑडियंसेस ने देखा। तो ये टेस्ट डेवलपमेंट हो चुका था
और ये और एम्पलीफाई हो गया कोविड कालखंड की वजह से। तो ऐसे में जो ऑडियंस का बदला हुआ टेस्ट है उसे हमें भांपना होगा, नंबर एक। नंबर दो, कि जो हमारे बॉलीवुड के मेकर्स हैं वो अभी तक वो ही लॉट निकाल रहे हैं जो कि पुराना है। कोविड से पहले जिन रीमेक्स को उन्होंने अनाउंस किया था उनको बनाना उनकी मजबूरी थी, ऐसे में वो उसकी रीमेक लगातार ला रहे हैं। अच्छा, ये सवाल भी बड़ा मतलब दिलचस्प है कि एक तरफ दृश्यम 2 जो कि रीमेक है लेकिन वो चल रही है, लेकिन भोला है वो शायद उतना नहीं चल पाई है या चल पा रही है। अब तो मतलब उम्मीद कम है कि वो 200 करोड़ तो मतलब शायद ही कर पाएगी जितना अदृश्यम 2 कर पाई थी। तो अच्छा, और तीसरी चीज ये हमें जानना होगा कि अगर हम साउथ की रीमेक कर रहे हैं या इवन स्पेनिश रीमेक पे भी जा रहे हैं, तो ये किसी भी प्रोड्यूसर को दिमाग में रखना होगा कि इनकी ओरिजिनल फिल्म्स अनाउंस होते ही लोग ढूंढ कर देख लेते हैं। अब कल गुमराह रिलीज हो रही है, अब वो उसको लेकर के भी मतलब बज कितना है ये लोगों के बीच मतलब सामने आ ही जाएगा कि कल वो फिल्म कितने पे ओपन होती है। तो ऐसे में रीमेक रिजेक्ट हो चुका है, ये तकरीबन इसके डेटा हमें सामने आ चुके हैं। और एक जो अहम सवाल है कि हमारी ऑडियंस कितनी सिनेमा घरों में जा रही है, वो फुटफॉल कितना है, इस पर भी हमें गौर करना होगा। क्या सिनेमा घरों की टिकट कीमतों ने ऑडियंस को दूर कर दिया है, ये हमें जानना होगा। अब जैसे मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा कि पिछले 6 सालों में कन्नड़ा फिल्म जो कि गेम चेंजर नहीं थी, उतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या फुटफॉल उनका नहीं होता था, लेकिन 2015 से लेकर अब तक में उनका फुटफॉल 6% से 11% हो चुका है। पिछले 6 सालों में तेलुगु फिल्मों का जो फुटफॉल होता था सिनेमा घरों में वो 20% से 38% हो चुका है, और इसी तरीके से तमिल फिल्मों का 20% से 22% हो चुका है। तो आखिरकार मतलब क्या वजह है कि ऑडियंस साउथ के सिनेमा के लिए सिनेमा घरों में जा रही है, फुटफॉल्स बढ़े हुए हैं? तो ये मतलब इन बुनियादी सवालों के जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे। इनकी वजह से हिंदी फिल्मों को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। और ये बहुत ही बेजोड़ आंकड़े अमित ने हमारे सामने पेश किए कि देखिए साहब, जब किसी का फुटफॉल बढ़ेगा, किसी का मार्केट शेयर बढ़ेगा तो कहीं तो डेंट लगेगा। पंकज सर, कितना ज़रूरी है बॉलीवुड इंडस्ट्री का, या जिसे हम हिंदी सिनेमा कहते हैं, हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि साहब तेलुगु की फिल्म हिंदी में डब्ड होके अच्छा कर रही है, हम देख रहे हैं कि कन्नड़ा भाषा की फिल्म आ रही है वो हिंदी में बहुत अच्छा कर रही है, तमिल फिल्म हिंदी में आ रही है बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन जब हिंदी फिल्म इन साउदर्न स्टेट्स में जा रही है, उनकी लैंग्वेजेस में जब जा रही है, तब उस तरह का प्रदर्शन नहीं सामने आ रहा है। क्या हमारे मार्केटिंग या प्रमोशन में कोई खामी है, या वाकई जो ट्रेडिशनल मेथड था लोगों तक पहुंचने का या ऑडियंस तक सिनेमा को पहुंचाने का, उसे अब बदलने की आवश्यकता है? बदलने की आवश्यकता है और बदल भी रहा है। आज जैसे हाल ही में यशराज ने अनाउंस किया अपनी वॉर 2 में अपने ऋतिक रोशन भी है, और वॉर 2 में अपने एनटीआर जूनियर भी है। तो आज इट इज बिकमिंग, मैं उसको क्या बोलूं, हिंदी बोलूं या एनटीआर के हिसाब से आपकी लोकल लैंग्वेज बोलूं, इट इज बिकमिंग वन लैंग्वेज, एक ही माध्यम हो रहा है। सेकेंडली क्या था कि जो नॉर्थ में सबसे पहले मल्टीप्लेक्सेस ज्यादा बढ़ गए थे यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्क्रीन्स एक ही प्रॉपर्टी में ज्यादा थे, तो यहाँ पे उनको ज्यादा एक्सेप्टेंस मिल गया कि चलो अपने 5 स्क्रीन है 10 स्क्रीन है तो हम एक एक स्क्रीन में एक एक लैंग्वेज लगा देंगे तो अच्छा रहेगा। साउथ में मल्टीप्लेक्सेस अभी बढ़ रहे, सो इट इज ऑन द वे ऑफ चेंज। हर चेंज एक ही टाइम पे नहीं आएगा, बट इट इज ऑन द चेंज। आज पठान था, पठान ऑल्सो वॉज डब्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। यशराज ने आगे शमशेरा क्या था, दैट वाज आल्सो डब्ड इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। सो द चेंज थोड़ा स्लो है वहां पे, बट इट इज हैपनिंग। बिल्कुल, बदलाव हो रहा है, लेकिन शायद थोड़ा और एग्रेसिव अप्रोच अपनानी होगी। ये बात हमें समझनी होगी कि जिस तरह से मैंने जिस बात का जिक्र किया, मास पॉकेट्स, अगर हम हिंदी हार्टलैंड को ले लें तो यहां पर वाकई साउथ सेंध लगा चुका है। अमित, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मास पॉकेट्स पर इस वक्त साउथ की प्रेफरेंस बढ़ रही है?
के बाद से लगातार वो मतलब चार्ली हो, आरआरआर हो, पुष्पा मतलब उससे पहले हो, तो इन और इवन कंतारा, है ना, कि आखिरकार कंतारा के कल्चरल कनेक्ट से नॉर्थ का कोई उतना नाता नहीं था, बट उसे हिंदी के पॉकेट्स ने भी काफी कुछ दिया है। बेशक कुछ फिल्में ऐसी रही हैं साउथ की जो हिंदी में नहीं चली हैं, लेकिन दर्शकों को कुछ नया चाहिए, और वो नई चीज, वो चाहे कल्चर के फॉर्म में हो, कहानी के फॉर्म में हो, भले उनका हीरो लाउड हो या चाहे एंटी ग्रेविटी एक्शन कर रहा हो, लेकिन वो टेस्ट बदल चुका है ऑडियंस का, और ये बात हमारे बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स को समझनी होगी, और ये पता नहीं कब समझेंगे, ये तो खैर आने वाला वक्त ही तय करेगा। ठीक है अमित, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि आप तो हर दिन मेकर स्टार्स इन लोगों से आपकी मुलाकात होती है, कोई कंसर्न दिख रहा है या अभी भी आपको लग रहा है कि वो उसी तरह के अपनी एक दुनिया में फंसे हुए हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन रेज किया जा रहा है, मैंने कई जर्नलिस्ट को सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन रेज करते हुए देखा कि ये अभी भी जो मेकर्स हैं, स्टार्स हैं, वो अभी भी स्टार सिस्टम में फंसे हुए हैं, अभी भी बजट का जो है वो बेहिसाब तरीके से बजट बढ़ता जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि फिल्में जो हैं वो कई बार 100 करोड़ कमा के भी रिकवरी नहीं कर पा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल मतलब शिवाशीष सरकार हैं, जैसे रिलायंस एंटरटेनमेंट के हेड हैं, और मतलब उनसे कई बार मेरी मुलाकात हाल में भी हुई है। उनकी ओर से या फिर और भी जो मतलब उस तरह के स्टूडियो के सीईओ हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं, आनंद पंडित हों या और भी लोग हों, उनकी ओर से ये जवाब आता है कि नहीं साहब, ओवरऑल जो मतलब हॉलीवुड से लेके और पूरी दुनिया के सिनेमा मार्केट की हालत ऐसी ही है। ये रेशियो है कि अगर मतलब 100 में जो हिट फिल्मों का सक्सेस है वो 3% 5% ही है। ये अभी मौजूदा सिनेरियो है, ये उनका जवाब होता है। खैर, और ये जवाब कितना सही है ये तो मतलब इसकी एनालिसिस करने की जरूरत है। दूसरा, ये बात जो स्टार कल्चर वाली बात है, हर आए दिन ट्रेड एनालिस्ट हो या फिर जो सिनेमा को चाह रहे हैं दिल से कि हमारा सिनेमा अच्छा करे, वो हर बार ये बात उठा रहे हैं कि स्टार जो मतलब कल्चर है या जो उनकी फीस है उसमें करेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि फिल्म की मेकिंग में उनकी फीस ही 60% 70% बजट को खा जाती है, जिसकी वजह से 30% ही रिमेन बजट बचता है, और उसमें किस स्केल की सीजी मतलब होगी, वीएफएक्स होगा, या फिर कितने अच्छे लोकेशंस पे जा सकेंगे हमारी फिल्में, ये हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो ऐसे में करेक्शन की दरकार है, ना सिर्फ स्टोरी टेलिंग में, ना सिर्फ फीस में, बल्कि जो ओवरऑल अप्रोच है हमारे मेकर्स का, कि वो अभी भी पता नहीं किस नॉस्टैल्जिया में जी रहे हैं। आज बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हालत, जी हाँ, हालत ऐसी है कि अगर भूषण कुमार वो फिल्मों को प्रोड्यूस करना छोड़ दें, तो हमारी हिंदी फिल्में कितनी बन पाएंगी साल में, ये उंगलियों पे गिने जा सकती हैं, जो हालत इस वक्त कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा प्रश्न लगातार उठ रहा है। पंकज सर, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूँ। टिकट प्राइसिंग, और हम जानते हैं कई फैक्टर्स उसमें जुड़े होते हैं, बट टिकट प्राइसिंग तय कैसे होती है? एट द एंड तो हमें ये देखना है कि साहब हमारे दर्शक को सस्ता मनोरंजन मिले, और हम ये देखते हैं कि जब कुछ खास तरह के ऑफर्स दिए जाते हैं या किसी खास दिन टिकट प्राइस स्लैश होती है, तो फिल्म कोई भी हो, हमने देखा कि पिछले दिनों जब वो 75 रुपीज़ की टिकट थी, तो उसमें एक बहुत ही छोटे बजट की फिल्म थी और उस फिल्म के बारे में कुछ बज़ भी नहीं था, और उसको भी अच्छे खासे दर्शक मिल गए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद माधवन की कोई फिल्म थी जिसमें अपार शक्ति खुराना भी थे, और उसका भी जितनी उम्मीद नहीं थी उससे बेहतर कलेक्शन किया। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न है कि साहब अगर एक दायरे में टिकट प्राइस होती है तो ठीक है, हो सकता है 3 दिन की कमाई वो 7 दिन में करे, लेकिन बेहतर रिजल्ट्स आ सकते हैं। आज जो टिकट प्राइसिंग की बात करें, टिकट प्राइसिंग इज इम्पोर्टेंट, डेफिनेटली। टिकट प्राइसिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना कंटेंट। आज हमने छोटी पिक्चरें रिलीज की है, अपना कार्तिकेय 2 आप लीजिए, छोटी पिक्चर हैज बीन एज अ बजट, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि पिक्चर छोटी नहीं रहती, बजट छोटा था, तो कार्तिकेय 2 रिलीज की है हमने।
चार्ली 777 हमने रिलीज की है, वो सब 300-400 रुपए में भी चली है और 100 रुपए की टिकट प्राइसिंग में भी चली है। सो उसमें खासियत क्या थी कि कंटेंट अच्छा था। आज 75 रुपीज में जब भी आप बात करें, वो 75 रुपीज किए थे, ऑफकोर्स फुटफॉल्स ज्यादा बढ़ गए थे, बट एक बैलेंसिंग एक्ट जरूरी है। आज इमारतें जो बन रही है मल्टीपल करोड़ ऑफ रुपीज, स्टाफ सैलरीज जो रहती है, तो एक बैलेंस लेके आना जरूरी रहता है उसके अंदर कि भैया मैं कितने लो तक जा सकता हूं कि आई कैन अफोर्ड इट। कलेक्शंस आ भी रहा है लेकिन मेरी कॉस्ट रिकवर हो रही है कि नहीं हो रही है। सो बेसिकली भाई कंटेंट अच्छा बनाओ, सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड वीकडेज में डेफिनेटली प्राइसिंग लो ही होता है, ऑडियंसेस कम जा रहे हैं। आज ज्यादा करके पिक्चरें हो गई वीकेंड की, फ्राइडे सैटरडे संडे चला, फिर मंडे से वापस ड्रॉप आना है, फ्राइडे सैटरडे चला और ड्रॉप आ जाना है। माधवन साहब की हमने रॉकेटरी भी रिलीज की थी, रॉकेटरी भी वही 300-400 रुपए में रिलीज भी हुई थी, और जो छोटे सिनेमास थे उसके अंदर 50-70-100 रुपीज में भी रिलीज हुई थी, एंड द मूवी डिड वेल। सो बेसिकली एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत रहती है इसके अंदर। बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है, और शायद हर स्टेक होल्डर अगर सेक्रीफाइस करता है, अगर थोड़ा सा अपनी फीस और अपने तमाम चीज़ों के साथ समझौता करता है, तो शायद वो बेनिफिट है वो दर्शक को पास ऑन होगा। अमित, इन सब के बीच ओटीटी का जिक्र बार बार आता है। ओटीटी वाला डिबेट अभी बरकरार है? क्योंकि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, वो ये कह रहे हैं कि इतना कोविड के टाइम में तो उनके पास समय ही समय था, वो कंज्यूम कर ले रहे थे, और इसी टारगेट को लेते हुए ओटीटी पर बहुत सारा कंटेंट जो प्लान कर लिया गया कि लगा कि साहब अब तो यही दुनिया है। लेकिन अब कंजम्पशन सुनने में आ रहा है कि घट रहा है, और ओटीटी को की वाली जो डिबेट थी कि बॉलीवुड को ओटीटी खा जाएगा, अब साउथ वर्सेस बॉलीवुड वाली डिबेट तक आ गया है। ये फैक्टर कैसे समझा जाए? ओटीटी के साथ प्रॉब्लम ये हुई, मतलब थिएट्रिकल फिल्मों के लिए, कि मतलब जिन लोगों ने, ऑडियंस ने जम के देखा ओटीटी पे और उन्होंने कंटेंट कंज्यूम किया, तो एक परसेप्शन बहुत स्ट्रांग बिल्टअप हो गया कि भाई हमें, अगर विकी डोनर जैसी फिल्म कोविड कालखंड के बाद आई हुई होती तो वो शायद मतलब थिएट्रिकली कितना अच्छा करती है, तो मतलब हम लोग समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, तो ये मेरा कहना है कि अब अगर हमारे सामने विकी डोनर जैसी फिल्म आ रही है, तो ये परसेप्शन हमारे ऑडियंस का है कि भाई हम इसे ओटीटी पर देख लेंगे। अगर हमें मतलब लार्जर देन लाइफ कुछ देखना है तो वो हम सिनेमा घरों में जाकर के देख लेंगे। उसमें भी वो एकदम चूजी हो चुके हैं। अब मतलब जितने भी बड़े एक्टर्स, इवन अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 को लेकर भी मतलब चर्चा प्रबल है कि वो ओटीटी पे आएगी। ओटीटी की तरफ से ये है कि वो उनको टेबल प्रॉफिट दे देते हैं। अब वो प्रॉफिट कितना मतलब लागत के हिसाब से बड़ा होता है वो एक अलग सवाल है, लेकिन ओटीटी से मेकर्स अपनी प्रॉफिट को सिक्योर कर लेते हैं, ये बात तो है। तो ऐसे में किसी भी मेकर को अगर लग रहा है कि उनकी फिल्म को लेके थिएट्रिकल बज़ नहीं है, तो वो फिर ओटीटी को ही प्रेफर कर रहे हैं। और मतलब मैं इनफैक्ट कहूं कि जैसे विकी कौशल ने हाल में सैम बहादुर जैसी बड़ी फिल्म उन्होंने कंप्लीट की, लेकिन उनकी यशराज जैसे बड़े बैनर की फिल्म है जो कि 2 साल हो चुके हैं बने हुए, उसमें मानुषी छिल्लर डेब्यू करने वाली थी, लेकिन अब तक उसकी रिलीज डेट का कोई अता पता नहीं है। विकी कौशल बड़े एक्टर हैं, उनकी दूसरी फिल्म है मेडॉक के मतलब बैनर से आनी है, जिसको लक्ष्मण उतेकर ने मतलब डायरेक्ट किया हुआ है, सारा अली खान है उसमें, लेकिन उस फिल्म की भी रिलीज डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है, जबकि उसको बने भी 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं इनफैक्ट। तो ये ऐसे में समझ में ये आ रहा है कि मेकर्स का कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम थिएट्रिकल रिलीज का रिस्क लें या फिर ओटीटी पर ला करके हम सिक्योर कर लें। लेकिन यहाँ पर स्टार्स की एक कशमकश है जरूर कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फिल्में थिएटर में आए या फिर ओटीटी पे। लेकिन एक अगेन मतलब ये एक पेचीदा पहेली है कि जैसे प्रियंका की वेब सीरीज आने वाली है सिटाडल, उसका एक्सपीरियंस लार्जर देन लाइफ है, उसकी मेकिंग बहुत बड़ी है, रूसो ब्रदर्स उसमें शामिल है, लेकिन वो अमेज़न पे आ रही है। हमारे वरुण धवन और सामंथा उसके इंडियन वर्जन में आने वाले हैं और वो ओटीटी पर आने वाले हैं। तो ये जो पूरा गणित है, इसे और थोड़ा वक्त लगेगा समझने में कि आखिरकार स्पेसिफिकली क्या होगा। जी
बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बड़ी बात आपने कही कि इस वक्त जो है वो कॉन्फिडेंस तो हिला हुआ है, क्योंकि एक बात तो साफ तौर पर समझ में आ रही है कि हम केवल इवेंट फिल्मों के भरोसे नहीं रह सकते। ये बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप याद रखिए कि कोविड से पहले आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विकी कौशल की फिल्में भी 100 करोड़ का आंकड़ा पार करती थीं और मुनाफा भी बटोरती थीं। लेकिन आज हालत यह है कि जो बाकी ए स्टार्स भी हैं वो भी अपनी फिल्मों के बारे में श्योर नहीं हो पा रहे हैं। केवल इवेंट फिल्में जो हैं, बड़े बजट की फिल्में हैं जहाँ जिनमें दर्शक को इंटरेस्ट लग रहा है कि हाँ उनका पैसा जो है वो पूरा वसूल होगा, वहीं वहाँ टिकट वो खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी कश्मकश है। लेकिन इन सब के बीच बॉलीवुड को फिर से सोचना होगा, बैक टू बेसिक्स, कहानियों पर फोकस करना होगा। आपको समझना होगा तकनीक बदल रही है, दर्शकों को एंटरटेनमेंट का एक नया एक्सपीरियंस देना होगा। अपने खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल रुकेंगे हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आरबीआई की ओर से दिए गए सरप्राइज की बात करते हैं। अनुमानों से उलट आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं रेपो रेट बिना बदलाव के 6.5% रखा गया। आरबीआई की एमपीसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि इकॉनमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने के लिए पॉलिसी रेट में कोई बदलाव का फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आरबीआई हालात के मुताबिक आगे कदम उठाएगी। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि तमाम ग्लोबल टेंशन के बीच भारत की इकॉनमी मजबूत बनी हुई है। आरबीआई के फैसले की बड़ी बड़ी बातों को आसान भाषा में समझा रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इस बार अनचेंज रखा है और साथ ही साथ जो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन है वो जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने एक चीज़ एकदम साफ की कि ये जो पॉज है वो सिर्फ इस पॉलिसी के लिए है और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट वॉर है वो कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पर वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक मीडियम टर्म में इन्फ्लेशन को टारगेट तक पहुँचा नहीं दिया जाता। इस बार के जो इन्फ्लेशन टारगेट की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी कटौती ज़रूर की है, 5.3% से घटाकर 5.2% के टारगेट पर ले आए हैं। और साथ ही साथ ये भी मेंशन हुआ पॉलिसी स्टेटमेंट में कि जो वैश्विक लेवल पर जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हुई है। हालांकि इन्फ्लेशन के लिए जो वॉर है वो बार बार स्पेसिफाई किया गया है कि वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा कुछ कंज्यूमर सेंट्रिक अनाउंसमेंट्स भी किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर की तरफ से। इसमें जो एक अनक्लेम डिपॉजिट्स की जो समस्या थी डिपॉजिटर्स की, वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश की गई है और इसके लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा जिसमें डिपॉजिटर्स अलग अलग बैंक्स के अपने अनक्लेम डिपॉजिट्स को वहाँ पर सर्च कर पाएंगे और बाद में उनको क्लेम भी कर पाएंगे। इसके अलावा जो प्री सैंक्शन क्रेडिट होता है बैंक्स के लिए, वहाँ पर यूपीआई का यूज़ होगा। अभी तक यूपीआई का यूज़ आपको याद होगा रुपए क्रेडिट कार्ड तक सीमित था और अब इसको और इन्हेंस करने की कवायद की जा रही है। और साथ ही साथ जो क्रेडिट डेटा वाली कंपनीज़ हैं जो आपको असाइन करते हैं कि कितना आपका स्कोर है, वहाँ पर भी जो ग्रीवियंस रिड्रेसल है उसको सुदृढ़ करने की आगे प्रक्रिया शुरू होगी और वहाँ पर भी कई सारे अनाउंसमेंट्स किए गए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर्स। शुरुआत से ही आरबीआई एमपीसी की बैठक पर आप नजर बनाए हुए थे। एमपीसी की बैठक के बाद आयोजित आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। उन्होंने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास से घरेलू बैंकों की सेहत को लेकर भी सवालात किए। जरा सुन लेते हैं। Sir, with the emphasis which you have given on the pause, if I want to understand and take away from that in cricketing parlance, is it a pause like you're watching a good over? You want to continue watching it and then play the shot later, or this does not leave out the possibility that you will continue to make strokes if it is needed later? To use a cricketing parlance, it will depend on each ball. On a more serious note, we are watchful of how it is playing out. Monetary policy, as you know, is always forward-looking. We are watchful of the impact of the action taken so far. There are so many other external developments also taking place, both with regard to inflation, with regard to growth, and so many other things. So we will be watchful of the overall situation. And monetary policy being forward-looking, we will take further action whenever we think appropriate.
So another question I wanted to ask, just one on SVB financial crisis. You have already given a statement earlier that banks need to be watchful. But in Indian condition, as a regulator, do you feel that such crisis cannot happen, at least in India? I think I'll pass it on. Thank you, Governor. I think Governor said in his statement that as of now, the Indian banking system remains sound and healthy, with strong capital and liquidity position, improving asset quality, better provisioning coverage, along with the improved profitability. Governor said in his statement also it's an evolving position, and we are living in an uncertain period. इधर आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए 6.5% पर इसे बरकरार रखा। पॉलिसी के बाद हमने कई एक्सपर्ट से इस बारे में चर्चा की, आपको सुनवाते हैं। जो आरबीआई गवर्नर ने रिपीटेडली रेफरेंस दिया कि हमारे रेमिटेंसेस स्ट्रांग हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, तो एक जो चैनल है जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल कंडीशंस इंडिया को इम्पैक्ट करती हैं, उस चैनल से हमें बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं मिली है। आप देखेंगे लास्ट 6 महीने में रुपी भी काफी स्टेबल रहा है, इवन व्हेन देयर इज सो मच टर्मोइल। और अगर आप फाइनेंशियल कंडीशंस भी देखेंगे, इंडिया की फाइनेंशियल कंडीशंस हैव हार्डली चेंज्ड। अगर आप बाकी कंट्रीज की फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, उससे बहुत ही उठापटक हुई है लास्ट 1 महीने में। तो ये चैनल्स हैं जहां से आरबीआई को एक कंफर्ट मिला है कि वो एक पॉज ले सकते हैं। और अगर आप देखेंगे कि कुछ घंटों पहले ही जब रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी, वो बहुत ही मिलती जुलती थी। उन्होंने बहुत सिमिलर रेफरेंस दिए कि उनका देयर जॉब इज नॉट डन एंड वो वापस से रेट हाइक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, दे ऑल्सो वांट टू मेक श्योर कि वो ऐसी कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट ना दें जिसको वापस से उनको डायल डाउन करना पड़े। तो ये क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है कि गोइंग फॉरवर्ड उनकी ऑप्शंस ओपन रहे अगर न्यू सरप्राइजेस मिलते हैं तो। बट मेरे ख्याल से प्रूडेंट स्टेप था। आफ्टर 250 बेसिस पॉइंट्स रेट हाइक, आरबीआई हैज गिवन अ पॉज। अगर मैं इस पॉलिसी को 2 शब्दों में समराइज करूं तो मेरे हिसाब से ये एक हॉकिश पॉज है। तो जहां एक तरफ आरबीआई ने पॉज दिया है, पर साथ ही साथ उन्होंने कहीं भी ये सिग्नल नहीं किया कि ये एंड ऑफ रेट हाइकिंग साइकिल है, और जो स्टैंड भी था उन्होंने वो भी मेंटेन किया है, वो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। तो इस जो अनाउंसमेंट आई है, इसको ऐसे देखना चाहिए कि ये एक पॉज है, पर स्टैंड अभी भी हॉकिश है। आरबीआई इन्फ्लेशन पे वरीसम है, कंसर्न अभी भी इन्फ्लेशन पे बनी हुई है। जहां तक आप उनके जीडीपी और इन्फ्लेशन के आंकड़े देखें, उनमें बहुत ही थोड़ा सा उन्होंने रिवीजन लाया है। जीडीपी को उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है, और सीपीआई में उन्होंने 10 बेसिस पॉइंट्स घटाई है FY24 के लिए जो उनके आंकड़े हैं। पर अगर देखा जाए तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के जो FY24 का आउटलुक है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, जस्ट 10 बेसिस पॉइंट्स हियर एंड देयर। बट आई थिंक जो ओवरराइडिंग फैक्टर इस पॉलिसी में रहा, और जो आरबीआई के दिमाग में आई थिंक ये पॉज को लाने में तब्दीली हुई, वो ज्यादा हद तक ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हुआ, जो हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स देखे हैं। और आरबीआई ने आप देखें अपनी पॉलिसी में कई बार गवर्नर ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसर्न्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये वर्ड्स को बहुत बार दोहराया है। अगर आप इससे पहले वाली पॉलिसी देखें तो वहां पे कोर इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, बट वहां से एक शिफ्ट है पॉलिसी स्पीच में कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन अभी भी जो बैलेंस है उनको उसको मेंटेन करना है। इन्फ्लेशन अभी भी कंसर्न है, पर इस टाइम पर जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, दे हैव कंप्लीटली ओवररिडन द गवर्नर्स थॉट प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि अब एक पॉज है, बट हाइक साइकिल कंटिन्यू हो सकती है। बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आरबीआई ने सरप्राइज किया सबको। काफी लोगों का ये मानना था कि इस बार शायद 25 बेसिस पॉइंट हाइक आएगा और शायद आखिरी होगा, लेकिन बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच आरबीआई ने लिया, और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है इकोनॉमी के लिए। और अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑप्शंस क्लोज कर दिए हैं। इन्फ्लेशन और प्राइस स्टेबिलिटी की बात की उन्होंने कि ये बहुत ही क्रिटिकल है, तो उस पर नज़र बना के रखेंगे और वो नज़र नहीं हटेगी उनकी। लेकिन ग्लोबल कंडीशंस थोड़े बेटर लग रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इज लुकिंग बेटर, एक्सटर्नल अकाउंट इंडिया के लिए ओवरऑल इन्फ्लेशन थोड़ा पहले से ईज हुआ है ओवरऑल। और वो सबको देखते हुए मेरे ख्याल से पुराना जो हाइक किया है, जो कि काफी हाइक हुआ है पिछले 1 साल में,
उसका इफेक्ट को देखने के लिए वेट करना बहुत ही अच्छी अप्रोच है। और क्योंकि कहीं ज़्यादा करने से इम्पैक्ट हो सकता है, ज़्यादा हाइक होने से, और कम करने से इन्फ्लेशन रह सकता है, तो उन्होंने अपने ऑप्शन ओपन रखे हैं। बोला है कि हम बहुत क्लोजली वॉच करेंगे। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो निवेश करने वालों से जुड़ी है। दरअसल ज्यादा रिटर्न देने का दावा करने वाले विज्ञापनों के चक्कर में कई लोग फंसकर अपनी मेहनत की कमाई का नुकसान करा बैठते हैं। लेकिन अब बढ़ा चढ़ाकर दावे करने वाले निवेश सलाहकारों की खैर नहीं। सेबी निवेश सलाहकारों के भ्रामक विज्ञापन पर सख्ती के मूड में है। बिल्कुल, यहाँ पर आर्थिक साक्षरता और निवेश को लेकर जागरूकता की कमी है, और इसके चलते हमने देखा कि पिछले दिनों ऐसे बहुत सारे मामले हुए जहाँ पर निवेशक जो है भ्रामक विज्ञापनों का शिकार हुए हैं और बहुत सारा पैसा जो है उनका उड़ गया इस चक्कर में। लेकिन अब देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं, सेबी रेगुलेटर हमेशा निवेशकों के हितों को लेकर आगे आता है, सामने आता है, उनके लिए खड़ा रहता है। एक बार फिर से भ्रामक विज्ञापनों पर जो है वो नकेल कसी गई है, और सेबी की जो नई एडवर्टाइजिंग कोड है उसके चलते हमने देखा है कि जो कंडक्ट है निवेश सलाहकारों के लिए और रिसर्च एनालिस्टों के लिए, उसमें कड़ाई की गई है। बहुत सारी चीज़ें जो उसमें शामिल की गई है, एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शब्दों का चुनाव। यहाँ पर किसी भी तरह से वो ये नहीं कह सकते कि प्रॉमिस रिटर्न या अश्योर्ड रिटर्न की गारंटी आपको नहीं दे सकते हैं। किसी भी तरह की कम्युनिकेशन जब वो करते हैं तो उनको इन सब बातों का ख्याल रखना होगा। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है? किसी भी तरह का विज्ञापन वो कर रहे हैं, पैम्पलेट्स के जरिए कर रहे हो, टीवी पर, न्यूज़ चैनल पर या सोशल मीडिया पर भी कर रहे हो, तो उन्हें भारी भरकम भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। किसी भी तरह के रिटर्न की गारंटी नहीं देनी है, वादा नहीं करना है, और तो और वो किसी भी तरह का आकलन नहीं दिखा सकते हैं किसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ, ताकि वो अपनी दुकान को या अपने नाम को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएं। इन सब चीज़ों से उन्हें बचना है, क्योंकि अब ये सब सेबी के दायरे के अंदर आ गया है। किसी भी विज्ञापन की जो कॉपी है उनको 5 साल तक रखनी है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अगर निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट किसी भी तरह का विज्ञापन करना चाहते हैं तो सेबी रजिस्टर्ड सुपरवाइजरी संस्था से उन्हें मंजूरी लेनी होगी, और उसके बाद ही जो है वो ये विज्ञापन जो है वो डाल सकते हैं। इतना ही नहीं, जब विज्ञापन कर रहे हों तो बहुत ज़रूरी है तमाम तरह की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स देना अपने विज्ञापन में, जो कि सेबी ने अब निर्धारित की हैं। किसी भी तरह का गिफ्ट, मेडल वाली स्कीम या गेम में वो शामिल नहीं हो सकते हैं, और विज्ञापन में फर्जी यूजर्स दिखाने पर सीधा सीधा रोक यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि बहुत सारे निवेश सलाहकार, रिसर्च एनालिस्ट जो हैं फर्जी यूजर्स के माध्यम से निवेशकों को लुभाने की कोशिश करते हैं। अनुमान के दावे उन्हें नहीं करना है। दूसरे संस्थानों से गलत तरीके से तुलना पर भी रोक लगा दी गई है। कुछ शब्दों का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जिनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। वो शब्द आपको बताएं तो सबसे अच्छा, बेस्ट, नंबर 1, अग्रणी या सबसे अच्छा या मार्केट लीडर निवेश सलाहकार, इस तरह के शब्दों से उनको बचना है, क्योंकि अब ये सब कुछ सेबी के दायरे में आ गया है। और केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के नियमों में नए आईटी रूल्स के तहत नोटिफाई कर दिया गया है, जिसमें सट्टेबाजी की इजाजत नहीं होगी। ईटी ना स्वदेश से खास बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेम्स सेल्फ रेगुलेटरी संस्थाओं के तहत संचालित होंगे। इसके लिए एक फ्रेमवर्क तय किया गया है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने। Question would be online gaming rules, the new framework. In a layman term, how one can define that it is going to be permissible? This particular online game is going to be permissible, whereas other is not. No, look, the online gaming industry and Indian startups in the online gaming industry this is a very big opportunity for them. और इंडिया के हिस्ट्री और कल्चर में गेमिफिकेशन के लिए काफ़ी सारे many stories and many opportunities, and we think the government of India thinks that many startups, many young Indians can see this as a big opportunity. However, in the last few months and years, there have been some controversy created around online gaming through multiple states trying to regulate it. Then courts had intervened. And so there was a lot of confusion and uncertainty around the online gaming ecosystem, which today we have set to rest after almost 90 days of extensive consultation. We have laid out a framework where
what type of online games will not be permitted in India are very clearly defined. Games that involve wagering, the games that are addictive, games that involve user harm will be not certified as permissible online games in India, and the responsibility of certifying permissibility or not will be with 3 SROs in the initial stage, and more SROs that will be notified by the Government of India, and each of these SROs will have multi-stakeholder participation, ताकि वो बड़ा ट्रांसपेरेंटली एक तरह से एक बहुत ही इनोवेटिव फास्ट ग्रोइंग ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम खड़ा करे। सर एसआरओ को लेकर के यही कंफ्यूजन हो रहा है कि एसआरओ में किस तरीके का पार्टिसिपेशन होगा, उसमें ऐसे कौन से लोग होंगे जो वाकई में ये पूरा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म बिल्टअप करेंगे। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से रूल्स में कहा है कि ये कंसल्टेशन में भी एक प्रश्न पूछा, लोगों ने रेज किया था, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि ये इंडस्ट्री बॉडी नहीं होगा। तो ये इस एसआरओ में गेमर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, पेरेंट्स होंगे, बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, सरकार के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो एक तरह से स्टेक होल्डर्स पूरे के पूरे मिलकर इस एसआरओ के कैपेबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ को बनाएंगे, और वो तय करेंगे मिलकर कि वो कौन से परमिसिबल गेम है और कौन से परमिसिबल गेम नहीं है। In case of disagreement, in case of any fact that is, placed by the fact checkers that it is not verified, it is not correct. In such cases, what is going to be the scenario? How it could be, look like? On this misinformation thing, I want to be very clear. The obligation on intermediaries not to host misinformation is already notified in October 2022. By creating a fact-checking unit, we believe we are helping intermediaries understand from a fact-checking unit what is right and what is wrong. And therefore, if an intermediary uses the fact-checking unit to ensure that its platform is safe and trusted, that will be good. However, if a fact-checking unit errs in his judgment or is wrong, and the intermediary decides to ignore the fact-checking unit, there is no consequence in the intermediary, excepting that Section 79 the immunity to prosecution will be removed, and there will be a case that can be filed between the aggrieved party and the intermediary. There will be no involvement of the government in it, but the aggrieved party will have the right to challenge the intermediary, which is natural justice, and therefore that is the only consequence that arises out of this. So quite clear and detailed answer. And my last question would be regarding the states. There are a couple of states which are coming up with their own sort of rules, and they are now raising question regarding the federalism. Your take on this? No, look, there is no contradiction at all. The internet is a national subject. The IT Act is a national law, and all aspects of the internet are regulated by the IT Act. There's absolutely no ambiguity on this. Online gaming is about the internet, and therefore we are regulating online gaming just as we regulate social media, or we regulate e-commerce, or we regulate anything on the internet. So there is no conflict with any federalism or any such thing. If there are state governments that have notified, and by the way, no state government is ever going to be able to regulate the internet or online gaming, because even if one state bans an online game, the game may be provided from another state, and therefore it will always be available on the internet. So therefore, it is necessary for a national rule or a national law when it comes to things like the internet, and that is certainly what we have done today with online gaming rules. चलिए बढ़ते हैं आगे। आज कैबिनेट की अहम बैठक है जिसमें किरीट पारीख कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी मिल सकती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, आज शाम कैबिनेट की अहम बैठक है, 6:30 बजे ये बैठक शुरू होगी, और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से आज की बैठक में नेचुरल गैस प्राइसिंग के ऊपर किरीट पारीख कमेटी के जो रिकमेंडेशंस हैं उस पर चर्चा हो सकती है, और इस बात की संभावना है कि कैबिनेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिंगापुर की प्राइवेट इक्विटी फर्म टेमा से मणिपाल हेल्थ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। टीना स्वदेश को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस बारे में दोनों के बीच बातचीत जारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अनुराग जोशी। हमारे सूत्रों के अनुसार तेमासिक, जो कि सिंगापुर का एक सरकारी इन्वेस्टमेंट फर्म है, उसने भारत के मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेज में अपने हिस्सेदारी बढ़ाने की जो बातचीत की है
वह एक बहुत ही अहम मुकाम पे पहुंच गई है। अभी तेमासेक का ये प्लान है कि वह अपनी हिस्सेदारी मणिपाल में 33% बढ़ाना चाहता है, और ये अगर डील हो जाता है तो तेमासेक का मणिपाल हेल्थ में 51% भागीदारी होगी। अभी तेमासेक मणिपाल हेल्थ के जो दूसरे शेयर होल्डर हैं, जिनमें जो प्रमोटर है पाई परिवार और पाई परिवार जो कि 52% हिस्सेदारी रखते हैं, और दो अन्य शेयर होल्डर्स टीपीजी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है, उनसे महीनों से बातचीत कर रहा है। और ये सारे शेयर होल्डर तेमासेक को अपनी हिस्सेदारी बेचने की बातचीत कर रहे हैं। तेमासेक का ये प्लान है कि वह पाई परिवार से करीब 15% खरीदेगा। टीपीजी नामक एक अन्य शेयर होल्डर है जो कि एक विदेशी पी फंड है, उससे वह 10%, और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि भारतीय सरकार का एक सॉवरेन वेल्थ फंड है, उससे वह उसका पूरा 8% हिस्सेदारी खरीदेगा और अपनी हिस्सेदारी को 51% बढ़ाने का प्लान रखता है। अभी माना ये जा रहा है कि ये डील अप्रैल में ही संपन्न हो सकती है। इधर गेहूं की फसल को लेकर थोड़ी राहत की खबर है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा है कि बेमौसम बारिश से देश में गेहूं की फसलों को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। उनका मानना है कि गेहूं उत्पादन लक्ष्य के मुताबिक 1120 लाख टन रहने की संभावना है। वहीं 342 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का अनुमान है। तो ये जो पिछले 10-15 दिन में बारिश की जो सिचुएशन हुई है, उसके चलते हमें रिपोर्ट्स हैं कि कुछ क्षेत्र हैं पंजाब के और हरियाणा के जहाँ पे कुछ प्रोडक्शन लॉस एंटिसिपेटेड है। सो हमारी टीम्स अब वहाँ पे गई हुई हैं, और बाकी स्टेट्स से भी हमने रिपोर्ट्स ली हैं कि स्टेट्स का कितना अनुमान है प्रोडक्शन लॉस का। और हमारा जो कल डिस्कशन हुआ विद द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, जो उभर के आ रहा है कि थोड़ा बहुत लॉस नेग्लिजिबल अगर कहें तो लॉस हमारा एक्सपेक्टेड है प्रोडक्शन का फ्रॉम पंजाब एंड हरियाणा, क्योंकि जो बाकी एरिया हैं जहाँ पे इसका मौसम का प्रभाव नहीं हुआ है, जो पिछले 15 दिन में बारिश हुई है, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर्स कम रहे हैं पिछले 10-15 दिनों में, और आगे आने वाले दिनों में भी कुछ ज़्यादा टेम्परेचर होने की संभावना नहीं है, मोर देन व्हाट इज़ नॉर्मल, तो वहाँ पे ईल्ड बढ़ने की संभावना है। और जो लेट सोन वैरायटीज़ हैं यूपी में और बिहार में, वहाँ पे भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है जो लो टेम्परेचर्स रहे हैं। तो ओवरऑल जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि प्रोडक्शन जितना हमने एंटिसिपेट किया था 112 मिलियन टन, उसके आसपास ही रहेगी, कोई मेजर शॉर्टफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। और हमारा जो प्रोक्योरमेंट का टारगेट था 342 लाख टन, हमारा जो अनुमान है, कल हमारा डिटेल में हमारी इसकी ऊपर बात हुई, और हमारा ये अनुमान है कि जो 342 लाख टन हमारा टारगेट था, उसको अचीव करने में कुछ खास काम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब बात विपक्ष के तिरंगा मार्च की। संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए मार्च का रास्ता अख्तियार किया। सरकार पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने संसद से लेकर विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। इस मार्च का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर जमकर हल्ला बोला। वहीं विपक्ष ने बजट सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष की ओर से दी जाने वाली पारंपरिक चाय का भी बहिष्कार किया। राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी, उसको 16 दिन
कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ टिप्पणी करके अनिल एंटनी लाइमलाइट में आए थे। ज्वाइनिंग के बाद अनिल एंटनी ने कहा कि मुझे खास परिवार के लिए नहीं, आम लोगों के लिए काम करना है। अगले 25 सालों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के पीएम मोदी के लक्ष्य को पूरा करने का काम करना है। धर्मो रक्षति रक्षिताः, धर्मो रक्षति रक्षताः। आजकल कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मानते हैं कि उनका धर्म एक परिवार के लिए काम करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा धर्म इस राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास हमारे देश को अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है और उनके पास भारत में सभी के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता और न्याय लेने के लिए भी एक बहुत स्पष्ट दृष्टिकोण है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।